देखिए बुआ, कल हम बताए थे कि देखिए कुछ लोगों का कहना है कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है, तो कुछ लोगों का कहना है कुंजी। क्या है? कुंजी। ठीक है ना। अब आत्मा का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि संविधान का निचोड़ जो होता है उसको निचोड़ कर रख दिया गया पूरे प्रस्तावना। प्रस्तावना आप जानते हैं, भारत के लोग आप पढ़े होंगे बहुत बार, लेकिन उसका अर्थ आज तक समझे, अर्थ आज तक नहीं समझे, तो वही अर्थ को धीरे धीरे डिफिनेट करके हम समझा रहे हैं उसको। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर करके समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझाए संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का अर्थ होता है कि जो स्वतंत्र रूप से स्वयं से निर्णय लेता है उसे हम संप्रभुत्व कहते हैं। संप्रभुत्व देश का ही है, ठीक है ना, जिसमें ना आंतरिक दबाव होना चाहिए और ना बाहरी दबाव होना चाहिए। जैसे भारत में एक संप्रभुत्व है। क्या है? संप्रभुत्व। दूसरा बताए थे हम पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से ही शब्द निकला है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, और वो सभी धर्मों को मान्यता समान देगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो देखिएगा भारत में तो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता है, सभी धर्म के लोगों को समान माना जाता है, सभी लोग अपना पूजा पाठ अपने तरीका से करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ नहीं होता है। ठीक है ना। तीसरा बताए थे लोकतंत्र। क्या बताए थे? लोकतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ जनता अपने में से एक प्रतिनिधि चुनता है, अपने द्वारा चुनता है और अपने लिए ही चुनता है। ठीक है ना। भूतपूर्व अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो कहते थे कि जनता में जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासक को ही हम कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है ना। उसके बाद बताए थे गणतंत्र। क्या बताए थे? गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश का सर्वोच्च पद, जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है, ठीक है ना, तो देश का सर्वोच्च पद ऐसे सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को भी हम लोग ही चुनते हैं, हम लोग वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। जैसे हम लोग जिस सांसद को चुन के भेजते हैं वही सांसद राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है ना। आखिर के एक तरह से हम ही लोग का ना हुआ। हम अगर किसी को सहारा दे के वहाँ भी दिया जाके किसी और को सहारा दे रहा है तो हम ही का ना सहारा से हो रहा है। ठीक है ना। तो उसे गणतंत्र कहते हैं। देश का सर्वोच्च पद जनता के हाथों से निर्माण होती है, उसी को हम कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं? भारत एक गणतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। अब है समाजवादी। क्या है? समाजवादी का अर्थ होता है कि देश में रह रहे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार तथा न्याय प्राप्त हो, चाहे वो कितना भी बड़ा काहे ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा काहे ना हो। क्योंकि देखिए कोई गरीब इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको आके कोई अमीर आदमी धमकाता है, डराता है, तो वो किसका सहारा लेगा? मान लीजिए किसका सहारा लेगा? कोई सहारा है? मार के उससे छीन लेगा, क्या भागो। कोई मदद करने वाला है गांव में? नहीं करेगा। तो उसका मदद कौन करता है? कानून। कौन करता है? कानून। इसीलिए जोड़ा गया है समाजवादी। क्या जोड़ा गया है? समाजवादी। मैंने समाज में रह रहे जितने भी लोग हैं, चाहे वो उच्च हो, नीच हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई मतलब है नहीं है। सबको एक समान न्याय दिया जाएगा, सबको एक समान न्याय दिया जाएगा। यही कहता है समाजवादी। समझा रहा है? सबको एक समान। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहला है उदारीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसको इंग्लिश में LPG कहते हैं। LPG। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, B का अर्थ होता है प्राइवेटाइजेशन, और G का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन, होगा समझिए। उदारीकरण का मतलब अर्थ होता है नहीं कहता उदार का मतलब होता है किसी के आप उदार मतलब नहीं करता है कि मान लीजिए कि किसी का घर में किसी की शादी है, उसके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको थोड़ा सा मदद कर दिए। क्या कर दिए? मदद। तो उसी को उदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदार नहीं। तो उदारवादी का अर्थ होता है कि किसी एक देश का व्यापार दूसरे देश में जा रहा है। मान लीजिए कि अपने भारत में किसी दूसरा देश का व्यापार करने आया कोई व्यक्ति, अपना भारत में आया, ठीक है ना, तो टैक्स ले रहा है। जैसे भारत वाला टैक्स ले रहा है दूसरे देश वाले से 10%। कितना परसेंट?
और उसको 10% से घटा के 5% कर दिए। कितना परसेंट? 5%। या उसको 10% को 0 कर दिए। क्या कर दिए? 0। तो उसे उदारवादी की नीति कहते हैं। उदारवादी की नीति। तो उदारीकरण यही कहलाता है कि सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग, जैसे कोई व्यापार करने आए, चाहे उद्योग लगाए, उद्योग पर लगाए गए नियम और कानूनों को कम कर देना। क्या करना? कम कर देना, ताकि दूसरा जो व्यापारी है, दूसरे देश के जो व्यापार है, वह अपने देश में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और अपनी व्यापार करे, चाहे उद्योग लगाए। समझ में आ रहा है ना? तो उदारीकरण यही होता है कि टैक्स को कम कर देना या तो पूरे समाप्त कर देना। यही है उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण। निजीकरण का अर्थ क्या होता है ना, कि जैसे सरकारी संस्थान में देखिएगा तो काम बढ़िया से नहीं होता है। ऐसे आप देख लीजिए, सरकारी कोई भी चीज है, उसमें सैलरी ज्यादा है लेकिन काम अच्छा नहीं है, तो उसलिए सरकार क्या करती है ना, उसी सरकारी संस्था को प्राइवेट में बदल देती है। प्राइवेट में जैसे मान लीजिए कि कोई एक बैंक का कर्मचारी है, उसका 50 से 60 हजार मिलता है, और वही प्राइवेट में जाएगा तो 15-15 करके 4 वो कर्मचारी बैठ जाएगा, और काम भी सरकारी से ज्यादा अच्छा होता है प्राइवेट में। बात सही ना? अभी देख रहे हो, सरकारी स्कूल का कोई महत्व है? ज्यादातर लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट के टीचरों का ज्यादा सैलरी होगा, ज्यादा 15,000 रहता है, 15 से 20। बात सही है ना? बहुत हो गया। लेकिन सरकारी में देखिएगा 45, किसी का 60, किसी का 90 है ना, लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं होता। यही ना है? यही है, सरकार क्या कर रही है ना, कि सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट मतलब निजी बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? निजी से ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा प्राइवेट। इंग्लिश आपको ज्यादा समझ में आता है, हिंदी से हमको लगता है, ठीक है ना? तो वही प्राइवेट को ही हिंदी में निजी कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी। अभी देख रहे हैं ना आप लोग, वही सरकारी संस्थाएं को किसमें बदल दे रही है? निजी मतलब प्राइवेट में। किसमें? प्राइवेट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट में बदल रही है, उसी को कहते हैं हम निजीकरण। क्या कहते हैं? लिखे तो है कि सरकारी उद्योग और सेवाओं को निजी कंपनियों के अधीन करना, इसी को कहते हैं हम निजीकरण। अब तीसरा वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण है जब मुक्त व्यापार होता है। मुक्त व्यापार, जब आप टैक्स को कम कर देते हैं, एक देश दूसरे देश में व्यापार करने जाता है, तो एक दूसरा से जुड़ता है, संबंध जुड़ता है। जैसे मान लीजिए हम आपके घरे गए कुछ लाने, जैसे कोई आता है ना गाँव में, देखिएगा मसाला वसाला बेचने, चाहे कपड़ा उपड़ा बेचने वाले फेरी वाले नहीं आते हैं, अगर बार बार आपके घरे आते हैं बेचने, तो आपसे एक संबंध बन जाता है। संबंध बन जाता है ना, आप उनकी बातों को पूछते हैं, आपकी बातों को वो पूछते हैं ना, तो एक दूसरे के बारे में हम जानने लगते हैं। उसी प्रकार एक देश जब दूसरे देश में व्यापार करने जाता है, तो उसकी संस्कृति, कल्चर को समझने लगता है। बात सही ना? जैसे कोई विदेश के आदमी आके यहाँ पे रहने लगे, तो आप उसको देखिएगा तो नहीं समझ आएगा कि अच्छा ये तो ऐसे रहता है ना, ये लोग ऐसे रहता है, ऐसे खाता है, खाने का तरीका सब कुछ अलग रहता है, बात करने का तरीका, तो सब सीखने को मिलता है। तो वैश्वीकरण ना एक देश को दूसरे देश से क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। जैसे कोई बेचने वाला आता है, उससे बात विचार हम लोग का अच्छा रहता है, तो हो सकता है कि कभी जाए उसके एरिया में, तो अच्छा से बात विचार करेगा कि नहीं? वो संबंध ही तो जुड़ा ना, संबंध जुड़ा कि नहीं? तो वैश्वीकरण है ना, कि दुनिया के देशों के बीच व्यापार, तकनीक, निवेश और संपर्क को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? को कहते हैं वैश्वीकरण। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत?